हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। मेरा नाम है जितेंद्र चौहान। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू जर्नी। इस YouTube चैनल में आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th का मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि उन्होंने 9th नहीं पढ़ा है या उन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं कर पाई है किसी भी कारणवश, तो उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारी अगर बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और इन फ्यूचर अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई नई बात आती है या आपके प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चीज़ें आती हैं, जैसे अगर मैं 10th अभी पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे आपको HCF मैं बताऊँगा, तो अगर आपको HCF नहीं आते तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि HCF क्या होते हैं, LCM क्या होते हैं, यानी कि सारी बेसिक चीज़ें मैं आपकी इसमें क्लियर करवाऊँगा। तो फिलहाल इस यूट्यूब चैनल में हमारे फर्स्ट जो लेक्चर होगा ये क्लास 10th मैथ का NCERT एक्सरसाइज 1.1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको फाइंड करना है HCF, और HCF किन संख्याओं का पता करना है, 135 और 225 का। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ मिलेगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, और दूसरी चीज़ हमें सीखनी है HCF क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम HCF के बारे में जानेंगे कि HCF क्या होता है। HCF आप और हम सभी लोग अपनी प्रीवियस क्लास में, यानी कि छोटी क्लास में 7th 8th 9th में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं HCF क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइंड करा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो संख्या ले ली, कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 24 और 36 मैंने ले लिया और हमें इसका HCF पता करना है। तो HCF पता करने के लिए सबसे पहले मैं इसके HCF के बारे में आपको बताना चाहूँगा। HCF का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। चलिए, तो हम 24 और 36 का HCF पता कर रहे हैं। तो HCF में सबसे पहले मैं फैक्टर की बात करूँगा। अब मैं जैसे कि 24 के फैक्टर करूँगा और यहाँ पे 36 के फैक्टर करूँगा। फैक्टर करने का मतलब ये है मेरा कि 24 किस किस टेबल में आता है, किस किस संख्या के टेबल में आता है। तो 24 किस किस टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है और 12 में आता है। इसी तरीके से हम 36 के भी फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर से मेरा मतलब है कि 36 किस किस टेबल में आता है, किन संख्याओं के टेबल में आता है। तो 36 आता है 2 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 12 में आता है और 18 में आपको इसमें मिलता है। अब देखिए जरा, फैक्टर हो गए दोनों के। अब बात आती है कॉमन की, कि कॉमन क्या होगा। कॉमन आप और हम सभी लोग जानते हैं, बचपन में हमने क्रिकेट खेला हुआ है, तो हम क्या करते थे, अपने किसी एक मित्र को या दोस्त को कह देते कि भाई आप कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि आप सामने वाली पार्टी में भी बैटिंग और बॉलिंग करेंगे और यहाँ भी बैटिंग और बॉलिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो 24 और 36 दोनों में आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन फैक्टर हो गया। 3 दोनों में आ रहा है, 4 6 और 12 ये वो संख्याएं हैं जो कॉमन फैक्टर हैं 24 और 36 में। यानी कि अब बात करें HCF की, तो HCF में H क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। हमारे पास कॉमन फैक्टर हमें मिल गए 2 3 4 6 और 12, लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 12। तो यानी कि अगर हमें तो 24 और 36 का HCF चाहिए होगा तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो ये हो गया HCF निकालने के लिए हमने जो प्रीवियस क्लासेस में दो तरीके पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा हुआ था फैक्टर मेथड, जिसे हिंदी में गुणनखंड विधि भी कहते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था डिवाइड मेथड, भाग विधि कहती हैं। प्रॉपर तरीका HCF निकालने का क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे कि हम 24 के फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी कि 24 को अगर मैं फैक्टर के तरीके से लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 3। अब मैं क्या करूँगा, सेम इसी तरीके से ये जो 36 है इसके भी फैक्टर करूँगा। तो जैसे ही आप 36 के फैक्टर करेंगे तो देखिए जरा क्या आ रहा है, 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। यानी कि अगर आप 36 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
अब बात कर रहे हैं HCF की, तो HCF हम कैसे निकाला करते थे, आपको याद होगा बचपन में, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया है तो मैं 2 लिख लूँगा, फिर अगले 2 का पेयर बन गया है तो मैं 2 लिखूँगा। लेकिन 24 में 1 2 है लेकिन 36 में 2 नहीं है, यानी कि ये संख्या हम नहीं लेंगे। अगला 24 में 3 फैक्टर आ रहा है, 36 में भी एक 3 आ रहा है, इस 3 को हम लिख लेंगे। और बाकी कोई भी पेयर नहीं बनना है, ना इस 2 का बनना है और ना ही इस 3 का पेयर बनना है, तो हम ये दोनों संख्याएं नहीं लेंगे। तो HCF कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। इसे कहा जाता है फैक्टर मेथड या हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। अब दूसरा इसका तरीका क्या है और वही हमें पढ़ना है। ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है या यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा है, लेमा और एल्गोरिथम एक ही बात होगी। अगर आपको इसमें पढ़ना है तो हमें दूसरा इसका मेथड पता करना होगा जो कि होता है भाग विधि, ऐसे डिवाइड मेथड भी कहा जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो छोटी संख्या होती है, यानी कि हमें कौन सी 2 संख्याओं का HCF पता करना है, 24 और 36 का। जो छोटी संख्या होगी इसका डिवाइड हम बड़ी संख्या में देते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे, यानी कि मैं 24 का डिवाइड करूँगा 36 में। नॉर्मली जिस तरीके से हम बचपन में करते आए हैं अभी डिवाइड करते हैं उसी तरीके से हम करेंगे। 24 1 जा 24 और 36 में 24 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आप डिवाइड करते हैं। लेकिन HCF में डिवाइड हम तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा डिवीज़र था 24, ये यहाँ आकर के क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, यानी कि ये। और 12 2 जा 24, यानी कि अगर 24 में से 24 लेस करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। और रिमाइंडर जैसे ही 0 आ जाएगा हम अपनी प्रोसेस यहीं रोक देंगे। और किस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, 12 से। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 12। और इस मेथड को बोला जाता है डिवाइड मेथड, और यही डिवाइड मेथड हमें सीखना है और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में हमें इसका यूज़ करना है। बता देना। तो चलिए, जिस तरीके से अभी हमने सीखा है कि HCF डिवाइड मेथड से किस तरीके से पता किया जाता है, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ अपनाएंगे और यूक्लिड डिवीज़न लेमा साथ ही साथ में आपको बताऊंगा। हम क्या करेंगे, पहले रफली जिस तरीके से अभी हमने HCF निकाला था उसी तरीके से 135 और 225 का हम निकालेंगे। कैसे करेंगे, हम जो छोटी संख्या होती है इसका डिवाइड हम बड़ी वाली संख्या में देंगे। तो 135 1 जा 135 होता है और 135 2 जा क्या होता है, 270 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 135 तक रुकेंगे। चलिए 225 में 135 लेस करेंगे तो 5 में से 5 गया, ये 0 हो गया। 22 में से 13 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, यानी कि इस प्रोसेस को हमें आगे भी कंटिन्यू करना होगा। तो हमारा जो डिवीज़र होता है यही हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, यानी कि 135। फिर 90 का डिवाइड हम 135 में देंगे तो 90 1 जा 90 हो जाएगा। 92 जा 180 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 1 तक रुकेंगे। तो 135 में से 90 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है और रिमाइंडर 0 नहीं है तो इस प्रोसेस को हमें फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जो हमारा डिवीज़र था ये हमारा दोबारा से डिवाइडेंड बनेगा आकर के। 45 का अगर 90 में आप डिवाइड देंगे तो 45 2 जा 90 होता है और 90 से 90 लेस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। और किस संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आया है, 45 से डिवाइड देने में 0 आया है। तो हमारा HCF 135 और 225 का HCF कितना हो गया, 45 हो गया। लेकिन हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ज़रा ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आप लेमा या एल्गोरिथम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। अब इन्होंने ये कहा है कि किसी भी संख्याओं को, यानी कि जो यूक्लिड ने कहा था कि आपको इस तरीके से लिखना है, कैसे कि A = BQ + R, जहाँ वेयर A and B are some इंटीजर्स। चलिए पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो लिखा हुआ है A = BQ + R क्या है। A यानी कि यूक्लिड ने ये बताया कि जब आप दो संख्याओं का डिवाइड करते हैं तो उन्हें इस तरीके से भी लिखा जा सकता है,
डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इन्होंने कहा है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, कौन सी क्या चीज़, इसमें नई चीज़ सीखने को हमें मिल रही है, मज़ा आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड वो संख्या होती है जिसमें आप डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे यानी कि इसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें डिवाइडेंड क्या आएगा? 225, 225 आएगा, क्योंकि 225 में हम डिवाइड दे रहे हैं। चलिए थोड़ी देर के मैं डिवाइडेंड लिख दे रहा हूँ, 225। डिवीज़र, डिवीज़र क्या होता है? जिस संख्या का हम डिवाइड दे रहे होते हैं उसे हम डिवीज़र बोलते हैं। तो यहाँ पे डिवीज़र क्या हो जाएगा? 135 होगा। चलिए मैंने 135 कर दिया। इनटू में क्वेसेंट, क्वेसेंट होता है ये जो संख्या लिखी होती है ये क्वेसेंट होती हैं ये। तो क्वेसेंट यहाँ पे कितना है? 1, और प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना है? ये 90, ये रिमाइंडर हमारा 90। तो यूक्लिड ने कहा है कि जब दो संख्याओं का आप डिवाइड देते हैं तो उनको इस तरीके से लिखना चाहिए। ये तो हम बचपन में सीख चुके हैं, जरा देखें ध्यान से। अगर मैं 135 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखा जाएगा? 135 और प्लस 90, और 135 और 90 कितना होता है? 225 आ गया। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यानी कि यूक्लिड ने ये कहा था कि दो संख्याओं को जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो उन्हें इस तरीके से लिखा जाता है, a = bq + r, जहाँ a और b कोई इंटीजर है, कोई संख्या है। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ज़रा ध्यान देंगे क्वेश्चन को हमें किस तरीके से लिखना है। कि जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे हमारा डिवाइडेंड कितना था? 225, मैं यहाँ पे 225 लिख दूंगा। डिवीज़र कितना था? 135, 135 प्लस क्वेसेंट कितना था? क्वेसेंट था 1, तो मैं 1 कर दूंगा, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था? 90। अब आप जानते हैं कि रिमाइंडर 0 आया नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। देन इस प्रोसेस को हमें दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइडेंड अब हमारे लिए क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। डिवीज़र कितना होगा? डिवीज़र हमारे लिए 90 हो जाएगा। इनटू क्वेसेंट, क्वेसेंट हमारे लिए कितना है? 1 है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे लिए कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो फिर से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। देन हमें आगे से फिर प्रोसेस फॉलो करनी होगी, यानी कि अब डिवाइडेंड को कितना होगा थर्ड स्टेप में? तो डिवाइडेंड हमारा कितना हो गया है? 90 हो गया है। तो मुझे यहाँ पे 90 लिखना पड़ेगा, इक्वल टू डिवीज़र, कितने का डिवाइड दिया है आपने? 45 का दिया है, तो मुझे यहाँ पे 45 लिखना पड़ेगा। इनटू क्वेसेंट, क्वेसेंट कितना है? 2 है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे कितना है? 0 है। यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। then HCF of 135 and 225 is equal to किस संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आया था? 45 से। तो हमारा जो HCF है ये कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको और अच्छे से इसे देखना है या लिखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल दी गई है, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो पॉज करके ये आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, पॉज करके जल्दी लिखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और जैसे कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम रफली कर लेते हैं, यानी कि 196 और 220 में छोटी संख्या कौन सी है? 196। तो हम क्या करेंगे? 196 का डिवाइड देंगे 38220 में। चलिए डिवाइड दे देते हैं। तो 196 का पहले 382 में डिवाइड देंगे, तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, बचपन की यादात ताज़ा कर लेते हैं। तो 2 6 12, 2 1 2 18 19 की 9, ये आ गया 392, यानी कि 282 से ये ज़्यादा है 389। तो हम 392 तो कहाँ तक हम जाएंगे? सिर्फ 1 तक जाएंगे। 196, तो 12 में 6 गया, 6 बचा, ये हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8 हो गया, 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया। तो मैंने कैरी हासिल ले ली यहाँ पे 2 की। अब मैं 196 का डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 9 में। तो 9 छक्के 54, 4 5, ये आ जाएगा 6 8,
9 एकम 9, 9 और 8 17, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1764 या 1764 हो जाएगा। अब 1764 को मैं 1862 में से लेस करूँगा तो कितना आएगा, 12 में से 4 गया ये 8 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 15 में से 6 गया 9 और 7 में ये 7 बचेगा, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 0, यानी कि अब क्वेरी लूँगा मैं 6 की। और 196 का मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो जैसे ही आप 196 के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 980, और 980 में से 980 अगर लेस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा इस प्रोसेस को हम यहीं पे रोक देंगे। लिखने का तरीका ये रहेगा, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इन्होंने क्या कहा था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर A एंड B आर सम इंटीजर्स। यानी कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा भी तरीका है और ये तरीका ये है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास डिवाइडेंड क्या है, यानी कि किस संख्या में हम डिवाइड दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं 38220 में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 38220 इक्वल टू डिवीज़र। डिवीज़र का मतलब है किस संख्या का डिवाइड दे रहे हैं, 196 का दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 196। क्वेसेंट क्या है, क्वेसेंट हमारा आया है 195 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ चुका है, तो प्रोसेस हमें यही रुकनी पड़ेगी। देन HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज, किस संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आया है, 196 थे, तो रिमाइंडर HCF हमारे पास क्या हो गया, 196 हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दो संख्या फिर से दी गई हैं, 867 और 255, यानी कि 867 255, इन दोनों का हमें HCF पता करना है। तो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में रहा है कि हमें इन दोनों में से छोटी संख्या का डिवाइड हमें बड़ी संख्या में तब तक देना होगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो रफली हम इसे सॉल्व करेंगे। 255 का हम भाग देंगे 867 में, चलिए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 255 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ तो 3 5 15, 5 1, 3 5 16, 6 1, 3 2 6 एंड 1 6, 765 आ गया है। अगर आप 255 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या 867 से ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कहाँ तक डिवाइड करूँगा, सिर्फ 765 तक। चलिए 867 में से 765 हम लेस करेंगे, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, यानी कि रिमाइंडर हमारा आ गया 102। रिमाइंडर हमारा 0 है नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 255 को हमें डिवाइडेंड बनाना होगा। चलिए बना लेते हैं। अब 102 का 255 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 204। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 5 गया 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब 51 का डिवाइड हमें कितना करना पड़ेगा, 102 में, और 51 का 2 बार यानी 51 का 2 बार डिवाइड जाएगा और ये हो जाएगा 102। और 102 में से 102 लेस करेंगे तो आप रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, यानी कि 0 बचा। किस संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमारा 0 आया, 51। तो हमारा HCF क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का 51 हो गया। लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा जैसा कि प्रीवियस हमारे क्वेश्चन में था, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। लेमा और एल्गोरिथम एक ही बात होती है, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R, वेयर A एंड B आर सम इंटीजर्स, या आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास डिवाइडेंड कितना है, 867 है। चलिए 867, डिवीज़र कितना है, किस संख्या का डिवाइड दिया था आपने, 255 का दिया था। क्वेसेंट हमारे पास कितना बचा था, 3 बचा हुआ है, और प्लस रिमाइंडर हमारे पास था 102। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये प्रोसेस हमें दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अब हमारे पास डिवाइडेंड कितना आएगा, डिवाइडेंड हमारे पास बनेगा 255 सेकेंड स्टेप में। 255 किस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं, 102 से कर रहे हैं। क्वोशेंट कितना आया या भागफल कितना आया, यहाँ पे 2 आया हुआ है। और रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर जो हमारा बचा हुआ है ये है 51। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन तो हमें थर्ड प्रोसेस लिखनी पड़ेगी। और थर्ड प्रोसेस में डिवाइडेंड हमारा क्या है, 102 है। यानी कि आपने 102 में डिवाइड दिया था, किस संख्या से डिवाइड दिया है, यानी कि डिवीज़र क्या है, 51 है। 51 इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट हमारे पास कितना है, 2 है। और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास है 0। और जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51, क्योंकि 51 से डिवाइड देने पर ये 0 आया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में लेकर आया हुआ हूँ, जिसमें आपसे बोला गया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। कहने का मतलब है कि आपको प्रूव करना है कि सभी ऑड इंटीजर्स का मतलब हिंदी में होता है विषम पूर्णांक, और विषम पूर्णांक या ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। तो वो कहा गया है कि वो सारी संख्याएं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है उन सभी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। तो इसे शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व कराया था और मैंने आपको उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में थोड़ा सा बताया था, यहाँ इस क्वेश्चन में भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से। लिखूँगा फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आप अगर चाहें तो इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। अच्छा, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, ये था a = bq + r। अच्छा, जिसमें q क्वेसेंट हुआ करता था, r रिमाइंडर हुआ करता था। यूक्लिड को लिखने का दूसरा तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, वो ये था डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ए को हम डिवाइडेंड बोलते हैं, बी को हम डिवीज़र बोलते हैं। डिवीज़र का मतलब होता है जिस संख्या से हम डिवाइड दे रहे हैं। जिस संख्या में डिवाइड दिया जा रहा है उसको हम डिवाइडेंड बोल रहे हैं। क्यू क्वेसेंट है, आर रिमाइंडर। चलिए, अब हम जो यूक्लिड डिवीज़न को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो मैं इस राइट हैंड को मैं हमारे जो क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करना है इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि बी की जगह पे इन्होंने किसका यूज़ किया है, 6 का यूज़ किया हुआ है। यानी कि हमारा डिवीज़र क्या है, किस संख्या से हमें डिवाइड देना है, 6 से डिवाइड देना है। तो हमारा जो डिवीज़र, और या फिर आप कह दो यहाँ पे बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 6 हो जाएगी। तो हमें किस संख्या से डिवाइड देना है, 6 से डिवाइड देना है। अगर जिस संख्या के में हम 6 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैं 6 का डिवाइड 6 में ही दे रहा हूँ, तो हम डिवाइड कैसे देते थे, 6 × 1 = 6 हुआ करता था, और 6 में 6 लेस किया तो क्या बचता था, हमारा रिमाइंडर 0 बचता था। यानी कि अगर आप 6 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ सकता है। मान लीजिए हम 6 का डिवाइड अब 7 में दे रहे हैं, तो रिमाइंडर अब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। चलिए 1 भी आ जाएगा। अगर मैं 6 का डिवाइड 8 में दे रहा हूँ तो अब रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, जब हम 6 का डिवाइड 8 में देंगे तो 6 × 1 = 6 है, 8 में से 6 लेस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं 8 की जगह 9 यूज़ कर रहा हूँ, 9 में डिवाइड दे रहा हूँ मैं 6 का, तो 6 × 1 = 6 करूँगा और मैं 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब 9 की जगह अगर मैं डिवाइड 10 का करूँगा तो 6 × 1 = 6 होगा, और 10 में से 6 गया तो रिमाइंडर मेरा कितना होगा, 4 हो जाएगा। चलिए मैं रिमाइंडर 4 भी लिख लेता हूँ। अगला
स्टेप यानी कि जब मैं 11 में 6 का डिवाइड दूंगा तो 6 1 जा 6 होगा और अब हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं 11 की जगह जैसे ही 12 करता हूँ तो अब हमारा डिवाइड ऐसा नहीं रहेगा 6 1 जा 6 और 12 में 6 लेस किया, 12 में 6 गया तो 6 बचा। अब हमें क्या करना पड़ेगा 6 2 जा 12 और 12 में से 12 गया या लेस कर दिया तो हमारा रिमाइंडर फिर से क्या हो गया 0 हो गया। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप 6 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या बचता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से जब आप 4 का, 3 का, 5 का किसी भी संख्या का जब डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 से लेकर उस संख्या से 1 कम तक आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 का डिवाइड आप 4 में देंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। 4 का डिवाइड 5 में देंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 5 में 4 गया 1 बचा। 4 का डिवाइड जब आप 6 में देंगे तो 4 एकम 4, 6 में 4 गया तब 2 बचा। 7 में देंगे तो 4 1 जा 4, 7 में 4 लेस करेंगे तो 3 बचा। जैसे ही आप 8 में डिवाइड करेंगे 4 का तो अब आप 4 1 जा 4 नहीं लिख सकते, अब आपको क्या करना होगा 4 2 जा 8 करना होगा और जैसे 8 में से 8 लेस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप 6 का डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या क्या बचेगा 0 1 2 3 4 एंड 5 बचेगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि जैसा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को समझने में आसानी होगी। अगर मैं ये मान लीजिए हमारे पास b की वैल्यू 3 होती तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या होता 0 1 2 होता। अगर हमारा b इक्वल टू 5 होता तो रिमाइंडर क्या होता 0 1 2 3 एंड 4 होता। चलिए अब मैं क्या करूँगा, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करने का, ऐसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँगा और ये सभी वैल्यूज़ को मैं एक एक करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँगा। तो ज़रा ध्यान से देखें, पुट द वैल्यू ऑफ b एंड r इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ज़रा ध्यान से देखेंगे, a इक्वल टू b की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 6 लिखूँगा और q की जगह q और प्लस रिमाइंडर मेरा क्या है, पहली बार में मैं 0 लिखूँगा तो मैंने 0 रख दिया, यानी कि मैंने क्या लिखा b की जगह पे 6 लिखा और रिमाइंडर मैंने 0 लिखा। अगले स्टेप में इसी वाले में अब r की जगह रिमाइंडर कितना रखूँगा 1 रखूँगा तो a इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर की जगह पे 1, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि मैंने b की जगह पे 6 और r की जगह पे 1 रखा। नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल टू b की जगह 6q और प्लस रिमाइंडर रखूँगा 2, यानी कि b की जगह 6 लिखा मैंने, रिमाइंडर लिख दिया मैंने 2। a इक्वल टू 6q प्लस 3, b की जगह भी मैंने 6 लिख दिया, रिमाइंडर मैंने पुट किया है 3। a इक्वल टू 6q प्लस 4, b इक्वल टू 6 रखा है, रिमाइंडर मैंने क्या रखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। अगले स्टेप में यानी कि लास्ट स्टेप में मैं रिमाइंडर की वैल्यू कितनी रखूँगा 5 रखूँगा तो मैंने 5 रखा हुआ है, b इक्वल टू 6 और रिमाइंडर मैंने दिया है 5। एक एक करके आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में b और r की वैल्यू लिखते जाना है, मैंने सारी लिख ली हैं। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो सभी इंटीजर्स होते हैं, विषम पूर्णांक संख्या हिंदी में कहा जाता है, वो सभी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। हमारे पास ये संख्याएं अरेंज हैं। चलिए हम देखते हैं इन सभी संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 का डिवाइड जा रहा है या 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है। 6q प्लस 0 को मैं 0 हटा सकता हूँ क्योंकि 6q में अगर 0 आप ऐड करेंगे तो 6q रहेगा। क्या 6q में 2 का डिवाइड जाएगा 2 3 या 6 बिल्कुल जाएगा, तो ये कौन सा हो गया E1 हो गया। सेकेंड वाले में 6q प्लस 1 में क्या 2 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 6 में तो 2 का डिवाइड जाएगा लेकिन 1 में 6 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो जिन संख्याओं में 2 का डिवाइड नहीं जाता है उनको क्या कहा जाता है ऑड कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं विषम कहा जाता है। 6q प्लस 2 में 2 का डिवाइड जाएगा बिल्कुल जाएगा, 2 3 जा 6 2 1 जा 2, यानी कि ये कौन सा हो गया E1 हो गया। 6q प्लस 3 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं जा पाएगा, 6 में 2 का डिवाइड चला जाएगा लेकिन 3 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हमारे लिए ऑड नंबर हो गया। 6q प्लस 4 में 2 का डिवाइड जाएगा बिल्कुल जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 होता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया ये E1 नंबर हो गया। लास्ट स्टेप में यानी कि 6q प्लस 5 को 2 का डिवाइड जाएगा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 2 3 जा 6 होता है लेकिन 5 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, तो ये हमारे लिए ऑड नंबर हो गया।
क्वेश्चन में दोबारा से आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपको प्रूव करना है कि ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। चलिए देखेंगे। 6q + 1 ऑड है, 6q + 3 ये भी ऑड है, और 6q + 5 ये भी ऑड नंबर है। यानी कि हम सभी ऑड नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 तरीके से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को, आंसर को लिख सकते हैं। और जो बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि हमें एग्ज़ाम में या फेयर कॉपी में क्या इसी तरीके से लिखना है, तो ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए किया हुआ है सॉल्यूशन। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से आप चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप उस जो आंसर करने का तरीका है उसे आप अपने एग्ज़ाम में भी। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आर्मी परेड हो रही है। जैसा कि आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त को देखा होगा कि इसमें आर्मी परेड में जो सबसे पहले जो चलते हैं, ये बैंड वाला जो ग्रुप होता है आर्मी का, वो चलते हैं, और फिर उसके बाद जो आर्मी का ग्रुप होता है, आर्मी वाले जो हथियार वाले कह सकते हैं हम, जो सैनिक होते हैं वो चलते हैं। सेम उसी तरीके वही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक आर्मी परेड में दो तरीके के मेंबर हैं। एक आर्मी मेंबर्स हैं और दूसरे आर्मी बैंड वाले 32 मेंबर्स परेड में जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये जो दो ग्रुप हैं, इन दो ग्रुप को वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में जाना है, तो कॉलम की संख्याएं कितनी होंगी। अगर आपसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं पूछा जाता तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम सिंपल सा है कि आप सभी 32 जो मेंबर हैं, जो बैंड मेंबर्स हैं आर्मी के, उनको एक ही कॉलम में आप ले जा सकते हैं। यानी कि लाइन से आप 32 मेंबर्स को आप ले जा सकते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास 616 मेंबर बचते हैं आर्मी के, वो मार्च कर सकते हैं। यानी कि टोटल कॉलम हमारे पास कितना हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, यानी कि ये नहीं, ये तो मिनिमम है, केवल एक ही कॉलम है। यानी कि इस तरीके से ये कॉलम कितने, ये भी संख्या, ये ऐसे कितने सारे कॉलम बन सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम बताने हैं। और तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें HCF पता करना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम HCF पता करेंगे, और वो भी किसकी हेल्प से करेंगे, हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, और ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A = BQ + R, where A and B are some integers। और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड = डिवीज़र इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए तो हम HCF पता कर लेते हैं। HCF पता करने के लिए, यानी कि HCF ऑफ 32 एंड 616, HCF पता करने के लिए पहले हम इसको रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ था कि जो HCF जब हम दो संख्याओं का पता करते हैं, दो संख्याओं में जो छोटी संख्या होता है इसका डिवाइड हम बड़ी संख्या में देते हैं, और ये डिवाइड तब तक देते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। तो 32 का डिवाइड हम करेंगे 616 में, तो सिर्फ ये एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 32, 32, 11 में से 2 गया तो 9 बचता है, 5 में से 3 गया तो 2 बचता है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 बार। अब हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 6, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 24 और 1 25, 8 × 2 = 16 का 6, 8 × 3 = 24 और 1 25। एक बार आगे चल के यानी कि 9 का डिवाइड भी करके देख लेते हैं कि 9 का डिवाइड इसमें जाता है या नहीं जाता है। मल्टीप्लाई 9 × 2 = 18, 8 × 9 = 27 और 1 28, 288 हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये डिवाइड 8 बार ना जा करके 9 बार हम देते हैं। मल्टीप्लाई 32 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 288, 288 आ जाएगा। 296 में से अगर आप 288 लेस करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 8।
अब रिमाइंडर जब हमारा 0 नहीं आया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा डिवाइडेंड है, सॉरी जो डिवीज़र है वही अब क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। तो 8 का डिवाइड, अब हम 8 का भाग 32 में देंगे तो 8 4 जा 32 होता है। और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। रिमाइंडर 0 आया है, किस संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमारा 0 आया है, 8 से भाग देने पर। तो HCF हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया HCF यानी कि 8 हो गया। यानी कि 8 कॉलम बनेंगे, ये इस तरीके से 8 कॉलम आपके बनेंगे, जिसमें आप 32 जो आपके बैंड मेंबर्स हैं और 616 आर्मी मेंबर्स हैं वो बराबर 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 रो में जा सकते हैं। तो लिखने का तरीका हमारा कैसा रहेगा, फर्स्ट यानी कि पहले मैं आपको जो हमारा डिवाइडेंड था, ये डिवाइडेंड कितना है 616 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 616 इक्वल टू डिवीज़र। डिवीज़र हमारे पास कितना है, कितने का डिवाइड दिया था आपने, 32 का दिया था, 32 इंटू क्वेसेंट, और क्वेसेंट हमारे पास कितना है 19, और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास कितना था, अगर आप देखेंगे रिमाइंडर हमारे पास था 8। अब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन अब हमें दूसरा फिर से मतलब प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो डिवाइडेंड है ये कितना है 32 है। इस 32 में हमने किसका डिवाइड दिया है, हमने डिवीज़र हमारे कितना है हमारे पास 8 है, क्वोशिएंट हमारे पास 4 है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 है। यानी कि आपका रिमाइंडर जो आया है ये यहाँ पे 0 आ गया है, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया है किस संख्या से डिवाइड देने पर 0 आया है, 8 से। तो HCF कितना हो गया हमारा, HCF ऑफ 32 एंड 616 इज 8। तो हमारे पास कितनी कॉलम बनेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 32 जो हमारे आर्मी बैंड हैं और 616 जो आर्मी मेंबर्स हैं, 2 ग्रुप हैं, ये हमारे 8 कॉलम्स में जाकर के बराबर बराबर बट जाएंगे। आप इस आंसर को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके के दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है ये कम होती है, दूसरी चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन मुझे 4th में ये बोला गया है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का किस फॉर्म में होता है, या तो 3m फॉर्म में होता है या फिर 3m+1 फॉर्म में होता है। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको समझना होगा। तो हमें ये बोला गया है कि आपको किसकी हेल्प लेनी है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा को रिप्रेजेंट या लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसको हम किस तरीके से लिखते थे, A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर A एंड B सम इंटीजर्स। अब जरा आप ध्यान देखेंगे कि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो लिखने का तरीका है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, हमें जो आंसर लाना है, यानी कि या तो हमें आंसर लाना है 3m या मैं आंसर लाना होगा 3m+1। अगर मैं इसका इसके साथ कंपेयर करूँगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी, b इक्वल टू 3 होगा। तो जब b इक्वल टू 3 यानी कि हमारा जब डिवीज़र 3 होगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। अब ये समझने के लिए कि इस रिमाइंडर आपका 0 1 2 ही क्यों आया है, 3 क्यों नहीं आया या 4 क्यों नहीं आया है, तो मैंने जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें मैंने ब्रीफली आपको बताया था कि जिस संख्या से हम डिवाइड देते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे 1 कम रहता है। तो चलिए हमें ये जो इक्वेशन है इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब इसमें क्या करना होगा, इसी इक्वेशन में मुझे b की वैल्यू और r की वैल्यू एक एक करके रखनी होगी। चलिए देखते हैं। तो मैं लिखूँगा put the value of b and r in equation first।
चलिए जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट में बी और आर की वैल्यू रखूँगा तो a इक्वल टू बी की जगह पे मैं 3 लिख रहा हूँ, q आ जाएगा और प्लस r, रिमाइंडर की जगह मैं कितना लिखूँगा 0 लिखूँगा। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0। अब हमसे ये कहा गया है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाई स्क्वायरिंग। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। 3q प्लस 0 को हम 3q भी लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें जो आंसर चाहिए वहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3m चाहिए या फिर 3m प्लस 1 चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं फैक्टर की तरीके से लिख रहा हूँ। जरा ध्यान दें किस तरीके से, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू इस 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि लिख सकते हैं 3 3 जा 9 एंड q स्क्वायर बिल्कुल सेम दोनों है। और अगले स्टेप में a स्क्वायर इक्वल टू इस 3 को तो मैं 3 लिख रहा हूँ, लेकिन इस 3q स्क्वायर की जगह मैं m का यूज़ कर रहा हूँ, वेयर m इज एन इंटीजर। ये मैंने 3q स्क्वायर की जगह पे m इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें जो आंसर में चाहिए है जो इंटीजर, यानी कि यहाँ पे जो q है, ये q है, इसकी जगह पे हमें आंसर में इंटीजर क्या चाहिए, हमें m चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे q स्क्वायर की जगह या 3q स्क्वायर की जगह पे m का यूज़ कर लिया है। चलिए हम सेकेंड अगले स्टेप में जाएंगे। वहाँ पे मैं अब b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू एक बार 1 रखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 1। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट किस तरीके से हो जाएगा, a इक्वल टू b की जगह पे मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, q और प्लस 1। अब हमें दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये सारे के सारे हमें क्या पूछे गए, स्क्वायर पूछे गए कि आपको स्क्वायर करना है। तो मैं लिखूंगा बाई स्क्वायरिंग, तो a का स्क्वायर करूंगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस ये वाला स्टेप मैं पहले लिख लेता हूँ 2 3 या 6 यानी कि 6q और प्लस ये वाला स्टेप यानी कि 1 का स्क्वायर 1 मैं आखिरी में लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसमें से 3 कॉमन ले लेना है। 3 ही कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। तो जैसे मैं 3 यहाँ पर कॉमन लूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3 3 जा 9 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q और ये आ जाएगा प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर बराबर 3 की जगह मैं 3 लिखूंगा, इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा m और प्लस 1 की जगह पे प्लस 1 आ जाएगा, वेयर m इज एन इंटीजर। तो दूसरा स्टेप यानी कि जब मैंने यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 0 1 2 तीनों का यूज़ करना है, 0 लिख के दिखाया है, तो मैंने हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये क्या आ रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 3m आ जाता है। सेकंड, जब मैंने रिमाइंडर 1 रखा है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 की जब वैल्यू रखी है, r की वैल्यू 1 रखी है और मैंने संख्या का यानी पॉजिटिव इंटीजर का मैंने स्क्वायर किया है, तब हमारे पास इंटीजर क्या है, संख्या क्या आई है 3m प्लस 1 आई है। और नेक्स्ट स्टेप में यानी कि अब मैं r की जगह पे 2 रखूँगा। तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला स्टेप पूरा करता हूँ। तो चलिए हम थर्ड स्टेप यानी कि अब r की जगह पे मैंने अभी क्या रखा था 0 रखा हुआ था और 1 रखा हुआ था, अब मैं r की जगह पे क्या पुट करूँगा 2 पुट करूँगा। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर आप b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 2 यानी कि r बराबर 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखें इक्वेशन फर्स्ट को, a इक्वल टू b, तो b की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है और q प्लस रिमाइंडर क्या लिख रहा हूँ मैं 2 लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बाई स्क्वायरिंग, तो a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास रहेगा a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर क्या रहेगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab
बी, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 और प्लस बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या करेंगे हम 4। और इसको अगले स्टेप में मैं इस तरीके से लिखना चाहूँगा 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस इस 4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 3 + 1 में लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर इक्वल टू इन 3 में से, यानी कि इसमें से मैं 3 कॉमन लूँगा, और कॉमन मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए होगा 3 चाहिए था, इस वजह से मैं इस स्टेप में 3 कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं जैसे ही 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, यानी कि 4q प्लस 3 1 जा 3 और ब्रैकेट क्लोज और प्लस 1 लिख दूँगा मैं। नेक्स्ट स्टेप में 3 की जगह पे 3 और इस सारे की जगह पे मैं लिख दूंगा m, और प्लस 1 की जगह प्लस 1 आ जाएगा, वेयर m इज एन इंटीजर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा है जब किसी, यानी कि हमें प्रूव करना था कि आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर वो किस फॉर्म में आएगा 3m, और 3m + 1 की फॉर्म में आता है। जब हमने r = 0 रिमाइंडर जब 0 रखा तो हमने हमारा आंसर क्या आया 3m आया है। जब हमने r = 1 रखा हुआ था तो हमारा आंसर किस तरीके का आया 3m + 1 आया है, और जब रिमाइंडर हमने 2 रखा है तब भी हमारा आंसर 3m + 1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में लेकर आया हुआ हूँ। इसमें आपको कहा गया है कि आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से पता करना है कि ये जो क्यूब होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो किस फॉर्म में होता है 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8 के फॉर्म में होता है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम मेरे जो दोनों प्रीवियस आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, उन दोनों को आपको समझना जरूरी होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को आप समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए बेहद आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हमें हेल्प लेनी है, तो मैं लिखूंगा बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, a = bq + r, वेयर a and b are सम इंटीजर्स। चलिए अब जरा देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कराते टाइम या सेकंड में सॉल्व कराते टाइम आपको बताया था कि इसका कंपेयर हम करते हैं जो हमें आंसर में चाहिए होता है, यानी कि इससे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 9 आ जाएगी। तो चलिए b की वैल्यू मैं 9 लिख लेता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जब डिवीज़र हमारा जितना हमारे पास होता है तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है, डिवीज़र से हमेशा 1 कम बचता है, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 और 8 आएंगे। अगर b की वैल्यू 9 आती है, 9 हम लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितने आएंगे, ये सारी संख्या आएंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें बारी बारी से b = 9, पहले मुझे रिमाइंडर की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, इस r की जगह 0 रखना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में 1, फिर 2 रखना पड़ेगा, फिर 3 रखना पड़ेगा, फिर 4 रखना पड़ेगा और 8 तक आना पड़ेगा। और उसके बाद भी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्यूब करना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू 9 न लेके b की वैल्यू कोई ऐसी संख्या हम ले लेते हैं जिसका डिवाइड 9 में चला जाता है। तो 9 में किस संख्या का डिवाइड चला जाता है, 3 का। तो हम b की वैल्यू 9 न लेके हम इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 3 लेंगे। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास फिर कितना बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से 1 कम होता है, यानी कि 2 तक रहेगा। ये सारे रिमाइंडर हमारे पास नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम b की वैल्यू 9 ले लेंगे तो आंसर हमारे पास नहीं आएगा। आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये 4 या 5 पेजों में आपका आंसर आएगा। इस वजह से यहाँ पे जो डिवीज़र हम ले रहे हैं b = 3, यानी 3 ले रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर सिर्फ 3 ही आएंगे, 0 1 2 आएगा और आंसर हमारा सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ b and r
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जरा देखेंगे, ए की जगह पे मैंने ए लिखा है, ये जो बी लिखा है बी की जगह पे मैं 3 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 3q और प्लस आर, आर का मतलब है 0 लिख लिया मैंने। यहाँ पे मैं b इक्वल टू 3 और रिमाइंडर 0 ले रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको क्यूब करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय क्यूबिंग। तो a का क्यूब क्या क्या होता है, a क्यूब, ये लिखा हुआ है 3q प्लस 0, तो इसे आप 3q भी पढ़ सकते हैं, और 3q का मुझे क्यूब करना है, तो ये a क्यूब रहेगा। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, और क्यूब का करेंगे तो ये क्यूब क्यू आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें बताया गया है कि हमें आंसर में 9 आंसर लेकर के आना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 27 में से 9 कॉमन करूँगा मैं। तो a क्यू इक्वल टू इस 27 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब, क्योंकि 9 3 27 आता है। अब मुझे अगली स्टेप में a क्यू इक्वल टू इस 9 की जगह पे मैं 9 ही लिखूंगा, लेकिन इस 3 क्यू की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं m लिख दूंगा, वेयर m इज एन इंटीजर। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं r की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी रखूँगा, 1 रखूँगा। जरा ध्यान देंगे, b इक्वल टू 3 लिखूँगा और रिमाइंडर में यहाँ पे 1 लिखूँगा। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये कैसा बनेगा, a इक्वल टू इस b की जगह पे मैं 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3q और प्लस इस रिमाइंडर r की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो मैं लिखूँगा बाई क्यूबिंग। तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a क्यू सेम a क्यू रहेगा, और ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, जो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 3q का स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर b का मतलब 1, और प्लस 3a और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो इंटू में 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने। a क्यू इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब प्लस इस 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 3 स्क्वायर होता है 9 और 9 3 जा होता है 27 और क्यू स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा रिजल्ट। प्लस की जगह मैंने प्लस साइन यूज़ किया है, 3 3 जा 9 क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई जिस संख्या में करेंगे सेम वही रिजल्ट आएगा। अब मैं इसमें को इस तरीके से लिख रहा हूँ 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, और ये जो प्लस 1 है इसको सबसे आखिरी में लिख लेता हूँ मैं। मुझे आंसर में चाहिए यहाँ पे 9, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे स्टेप में से मैं 9 कॉमन कर लूँगा। तो a क्यू इक्वल टू जैसे ही आप 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 यानी क्यू बचेगा, और ये आ जाएगा प्लस 1। आंसर में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, इसकी जगह पे m चाहिए होगा, तो मैं लिखूँगा a क्यू इक्वल टू 9 की जगह 9, इस सभी की जगह पे मैं लिखूँगा m और प्लस 1 की जगह प्लस 1, वेयर m इज एन इंटीजर। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्टेप में b इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 2 लिखेंगे। अब थर्ड स्टेप में जैसा कि मैंने अभी r इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, r इक्वल टू 1 यूज़ कर लिया था, अब मैं b की जगह पे 3, b इक्वल टू 3 और रिमाइंडर में क्या लिखूँगा, मैं 2 लिखूँगा। तो चलो देखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा कैसा हो जाएगा, a इक्वल टू b की, ये जो b लिखा हुआ है b की जगह में 3 का यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा 3q और प्लस रिमाइंडर की जगह में यूज़ करूँगा 2 का। अब जैसा कि हमें क्यूब करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाई क्यूबिंग। तो a का क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। a क्यूब इक्वल टू ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब। अब ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का मतलब है 3q स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 और प्लस 3a, और ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करना होगा मुझे। a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो मैं इसे लिखूंगा 27 क्यूब और प्लस
2 का क्यूब लिखा हुआ है, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस, अब जरा ध्यान देंगे आप, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 जा होता है 27 और 27 2 जा होता है 54 और क्यू स्क्वायर की जगह पे मैं क्यू स्क्वायर लिखूंगा और प्लस 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4 तो 9 4 जा होता है 36 और क्यू की जगह पे मैं क्यू का यूज़ करूँगा। अब इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं 27 क्यूब क्यू और प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और जो प्लस 8 है इसको मैं सबसे आखिर में यानी यहाँ लिख रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया या हमें पता है कि हमें आंसर में यहाँ पे 9 चाहिए तो इस पूरे में मैं 9 कॉमन ले लूँगा। तो ए क्यू इक्वल टू जैसे ही मैं 9 कॉमन लूँगा 9 3 जा 27 क्यूब क्यू 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर और 9 4 जा 36 और प्लस 8 में सेम लिखूँगा। मुझे आंसर में 9 के साथ में एम चाहिए तो इस सभी की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, एम यूज़ करूँगा और प्लस 8 की जगह प्लस 8 यूज़ करूँगा। वेयर एम इज़ एन इंटीजर। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए इसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया गया है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।